सबसे पहले तो मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ ना यहाँ पे। वो अनाउंसमेंट ये है कि ये जो अभी आपके सामने 30, 35, 40 मिनट की, मैं टाइम ज़्यादा बता देता कि मैं उतने में बात क्लोज़ करूँ अपने। इसका सवा घंटा टोटल टाइम है स्टार्टिंग फ्राम राइट। हाँ जी, 11:15 हुए हैं। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 12:15 तक इसको मुकम्मल कर लें। अच्छा, ये जो आधे पौने घंटे की प्रेजेंटेशन है ये तैयार करने के लिए एक द मिनरल्स डायरेक्टरी, एक किताब विटामिन्स डायरेक्टरी, ये दूसरी किताब ऑप्टिमम विटामिन न्यूट्रिशन, ये तीसरी किताब, ये 3 किताबें मैंने अलफ से लेके ये तक पढ़ी हैं, तो फिर ये प्रेजेंटेशन बनी है। तो अगर आपको और ये पढ़ने के लिए मुझे काफ़ी रातें जो है ना जी वो जागना पड़ा है, और 1-2 रात डिनर से भी महरूम होना पड़ा है ना, आपने रात को जागने और अलहदा जाके जो है ना जी स्टडी की वजह से। तो ये जो 2 किताबें हैं ये दोनों इम्पोर्टेड बुक्स हैं और इनकी कीमत तकरीबन कोई 20,000 से ऊपर ही होगी। तो ये हमने यूरोप से ख़रीदी थी, यूरो टियर पे ना। लोग चॉकलेट्स ख़रीद रहे थे, परफ्यूमें ख़रीद रहे थे, हम किताबें ख़रीद रहे थे। हाँ जी। अच्छा जनाब, आप में से कौन कौन भाई हैं जो सोलो प्लस के ऊपर काम कर रहे हैं? हाथ खड़ा करें, ऊंचा ऊंचा हाथ खड़ा करना है। सोलो प्लस में हम सब एक चीज़ है प्रोलीन, ये क्या है? ऊंचा हाथ खड़ा करें। सोलो प्लस वाले हाथ नीचे नहीं करेंगे जनाब। सोलो प्लस बेचने वाले ऊंचा हाथ खड़ा करें। शाबाश शाबाश शाबाश। इसमें एक है ट्रिप्टोफैन जी, शाहिद साहब क्या चीज़ है? हाँ, ये क्या करता है आप बताएं अरसलान साहब? इसमें एक चीज़ है सेरीन, ये क्या करती है? उमैर साहब, इसमें है एक एलानिन, ये क्या करती है? अब हाथ आप नीचे कर लें। ये सवाल पूछने का मकसद ये है कि सबसे पहले हम इस बात के ऊपर तैयार हो जाएं, एक ये में ना और सोलो प्लस से प्रेजेंटेशन है, एक ये मेंटालिटी है, और एक ये मेंटालिटी है कि भाई इसमें भी सीखने वाली चीज़ें हैं जिनका हमें नहीं पता, और अगर हमें इन चीज़ों का पता चल जाए तो हमारी सेल्स बढ़ सकती है अगर हम जाके आगे लोगों को बताते हैं तो। ठीक है जी। अच्छा जनाब, तो अभी हम इंशाल्लाह ताला इस मुख्तसर प्रेजेंटेशन में पोल्ट्री के जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनका न्यूट्रिशन में क्या रोल है, हेल्थ में क्या रोल है, सेहत में मुर्गियों की, इम्यूनोलॉजी में उनकी इम्यूनिटी में इनका क्या किरदार है, और पैथोलॉजी में अगर मुर्गियां बीमार हो जाएं तो फिर ये कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला हम इस प्रेजेंटेशन में सीखेंगे, और आपने जाग के जो है वो बैठना है। ठीक है जी। अच्छा, सोलो प्लस और एल्डिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। एल्डिक में जो अपना सोलो प्लस में और एल्डिक में जो सबसे पहली चीज़ है ना जी वो है विटामिन ए। क्या है? अच्छा, ये जो विटामिन ए है इसकी 3 किस्में हैं। विटामिन ए की 3 किस्में हैं। तीनों याद रखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको बता रहा हूँ ताकि आपको कस्टमर का जो क्वेश्चन है वो हैंडल करना आपके लिए आसान हो। तो एक है इसमें विटामिन ए की एक किस्म है रेटिनॉल। इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो 80 से 90% होती है। अगर ये मुर्गी को दिया जाए तो ये 80 से 90% तक उसका जुज़्वे बदन बनता है। रेटिनाइल पामिटेट ये 60% तक, अगर मुर्गी को दिया जाए 60% तक उसका जुज़्वे बदन बनता है। और रेटिनोइक एसिड ये 40% इसकी बायो अवेलेबिलिटी है। इस वक्त मार्केट में जब भी बंदा आपसे इन प्रोडक्ट्स के रेट्स के ऊपर बात करे ना जी, तो आपने पूछना है जी कि आपके पास विटामिन ए कौन सा है। वो कहेगा विटामिन ए है। आप कहेगा भाई ए तो है कौन सा?
मेरे जैसा भी गरीब आदमी उसके पास है जनाब, जो है ना जी, वो हवावे का मोबाइल, जो इन जैसा हम साहब जैसा अमीर तीन बंदा उसने सैमसंग अच्छा मोबाइल रखा हुआ है। तो अब दोनों है तो मोबाइल, लेकिन दोनों सेम है जी। तो विटामिन ए रेटिनॉल की फॉर्म में जो दिया जाता है वो 90% तक इसकी बायो अवेलेबिलिटी है, कम से कम 80% तो लाजमी होती है। और हमारी प्रोडक्ट में जो विटामिन ए है ये रेटिनॉल है। और आम तौर पे जो विटामिन ए पाया जाता है जो सस्ती दवाइयाँ हैं, क्योंकि जिस रेट पे वो दवाइयाँ बिकती हैं रेटिनॉल डाल के तो वो रेट दिए नहीं जा सकता, मुमकिन ही नहीं है। तो उनमें आम तौर पे ये होता है रेटिनोइक एसिड होता है, वो कहते हैं विटामिन ए है। हकनवाज साहब, तो सारे विटामिन ए एक जैसे नहीं है ना, तो विटामिन ए का पता हो ये रेटिनॉल है इसमें, ठीक है जी। अच्छा जी, ये करता क्या है? सबसे पहला काम ये विजन को बेहतर करता है, ठीक है, देखने की सलाहियत को इम्प्रूव करता है। दूसरे नंबर पे मुर्गी की बॉडी में जो इंटेस्टाइन है इसके ऊपर एक हिफाजती तय है जिसको म्यूकस कहते हैं। अक्सर आपने इसका लफ्ज़ सुना होगा। तो अगर ये म्यूकस टूट जाए तो यहाँ से इकोलाई, साल्मोनेला, इस किस्म की जितनी चीज़ें हैं उनका खून में इंतज़ाम बढ़ जाता है। तो विटामिन ए आंतड़ी में म्यूकस को बनवाता है। यस, ये आंतड़ी में म्यूकस को बनवाता है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल इकोलाई और साल्मोनेला है उससे हमारा फ्लाक सेफ रहता है। और अगर किसी बीमारी में आंतड़ी टूट जाए और उसको कोई चीज़ दे के हम रिपेयर कर दें और उसके ऊपर म्यूकस की तय चलानी है तो आप सोलो प्लस और एल्डिक यूज़ करवाएंगे, ठीक है। इससे इम्यून रिस्पांस, इम्यूनिटी बेहतर होती है। अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी, अगर ये विटामिन ए कम होगा तो फिर क्या होगा? सबसे पहली बात, लेयर पे डीएमजी की अल्हम्दुलिल्लाह सबसे कम सेल है। अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए कह रहा हूँ कि हम लेयर पे जाते ही नहीं है ना, हमें पता ही नहीं है कि भाई लेयर पे जाके हमने बात क्या करनी है। तो अभी ये जो सीज़न अभी स्टार्ट हो रहा है ना, ठीक है जी, इस सीज़न से लेके ऑनवर्ड सारी गर्मियाँ लेयर में फीड इनटेक का बहुत बड़ा इशू होता है। मुर्गी प्रॉपर फीड नहीं खाती। इस दफ़ा हम ये देख रहे हैं कि अंडे का रेट इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसलिए गर्मियों में मुर्गियों की फीड इनटेक को पूरा रखने के लिए उनको सोलो प्लस और एल्डिक दिया जाए। अगर विटामिन ए की कमी होगी तो मुर्गी को भूख कम लगेगी और वो कम फीड खाएगी। तो इसलिए ये जो प्रेजेंटेशन है ये सोलो प्लस और एल्डिक, मतलब ये जो मतलब 1 और 2 प्रोडक्ट्स पे, जी जी। तो हम फ्लाक को सोलो प्लस भी दे सकते हैं, एल्डिक भी दे सकते हैं। नहीं, इकट्ठे नहीं देना चाहिए यार, एक प्रोडक्ट आप दे दें, ठीक है जी। अगर इसकी कमी होगी, ग्रोथ कम होगी। अगली चीज़, हर वो बीमारी जिसमें गुर्दे मुतासर होते हैं उसमें गुर्दों के अफ़आल की बेहतरी के लिए सोलो प्लस इस्तेमाल करवाया जाए। क्यों? कि इसमें मौजूद विटामिन ए यूरिक एसिड नहीं बनने देता। यूरिक एसिड जो किडनी में डिपॉजिट होता है और जो किडनी में पथरियाँ बनती हैं ये वो नहीं बनने देता। अब किस किस बीमारी में गुर्दे मुतासर होते हैं जी? साल्मोनेला गुर्दे मुतासर होते हैं, इकोलाई गुर्दे मुतासर होते हैं, आईबीडी गंबोरो गुर्दे मुतासर होते हैं, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस आईबी गुर्दे मुतासर होते हैं, माइकोटॉक्सिन का मसला गुर्दे मुतासर होते हैं। तो इन सारी बीमारियों में आप सोलो प्लस इस्तेमाल करवा सकते हैं। साल्मोनेला में सर जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती हैं, ये होता है सर डायरिया में जब हम अमाइनो एसिड और ये कॉम्बिनेशन सोलो प्लस का देंगे तो सर जो डायरिया और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स वो ज़्यादा नहीं होगी? नहीं, ज़्यादा होगी। पैथोलॉजी में डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह, बल्कि लाजमी देना है, बिकॉज आपकी इंटेस्टाइन ऑलरेडी इफेक्टेड है और अमीनो एसिड जिस एतबार से उसको चाहिए, विटामिन जिस एतबार से चाहिए उतने नहीं मिल रहे, उसकी एब्जॉर्प्शन कंप्रोमाइज्ड है। अब अपनी सप्लाई बढ़ा के उस एब्जॉर्प्शन को पूरा करेंगे। अगली चीज़ बहुत आपके लिए हैरान कुन,
कुछ लोग आपसे ये कह देंगे जी साड़ी फील्ड जो सारा कुछ ना पाए है। तो जब फील्ड की पेल्टिंग की जाती है ना, जब उसकी पैलेट्स बनाई जाती हैं, उस वक्त विटामिन ए 40% इसका लॉस हो जाता है। और इस वक्त जो इंग्रेडिएंट्स के हालात हैं ना जी, कोई भी बंदा एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डालता फील्ड में। हम फील्ड मिलों के साथ भी काम कर रहे हैं ना, तो इसलिए इसको आप सोलो प्लस कोलेंट्रिक को यूज़ करवा सकते हैं। विटामिन B1, इसको थायामीन भी कहते हैं, थायामाइन हाइड्रोक्लोराइड साल्ट भी इसको कहते हैं जी। काम क्या है, ये ग्लूकोज को फैटी एसिड में, जो हम फीड देते हैं उसमें जो एनर्जी होती है उसको ये फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। और हर वो बीमारी जिसमें दिमाग मुतासर होता है, कौन सी बीमारी है जी जिसमें दिमाग खास तौर पे मुतासर होता है, एनडी में, तो उसमें बर्ड को ट्रीट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आप सोलो प्लस इस्तेमाल करवा सकते हैं ड्यू टू विटामिन B1। ये क्या करेगा कि ये न्यूरो ट्रांसमिशन में उसको सपोर्ट करेगा, उसके दिमाग के अफ़ाल को बेहतर करेगा। जी जी, यस, बी कम्प्लेक्स भी यूज़ हो सकता है। अच्छा जी, डेफिशिएंसीज, अगर ये अगर कम होगा, बर्ड को नहीं मिलेगा, तो फिर क्या होगा जी। एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप में से किस किस भाई के इलाके में ब्रीडर पार्टीज़ हैं? कभी आपने उनसे जाके ये क्वेश्चन किया कि सर आजकल आपकी डेड इन चिक्स कितने चल रहे हैं? देखा, हम उनके पास जाते नहीं है ना, इसलिए हमें पता नहीं कि हमने इनसे सवालात क्या करने हैं। वो कल बात हुई थी ना कि क्वेश्चन पूछने हैं, तो आप उनसे ये पूछें कि आपके डेड इन चिक्स जो हैं वो कितने आ रहे हैं, वो कितने % हैं। तो अगर विटामिन B की डेफिशिएंसी होगी तो चूज़ा अंडे के अंदर पूरा बनता है, लेकिन वो अंडे को तोड़ नहीं पाता और अंडे से बाहर नहीं निकलता, और वो उतनी आपकी फर्टिलिटी, हैचेबिलिटी, वो सारा कुछ कम हो जाता है। तो जब आप विटामिन B1 देंगे तो इससे जो डेड इन चिक्स हैं ये भी कम हो जाएंगे। अगेन ये भी भूख बढ़ाता है, फीड इनटेक को सपोर्ट करेगा। वो तमाम बीमारियां जिसमें फीड इनटेक कम होती है, उसमें फीड इनटेक को सपोर्ट करने के लिए आप सोलो प्लस और एल्डेक को यूज़ करवाएंगे। विटामिन B6, प्राइडोक्सिन, यह DNA बनाता है और हीमोग्लोबिन बनवाता है। और अगली बात, वो फ्लॉक्स जहाँ पे किसी वजह से अंडे के साइज़ का इशू है, तो जो अंडे का साइज़ है ना जी, मुर्गी के अंडे का जो साइज़ है वो एसोसिएटेड होता है लिनोलिक एसिड के इस्तेमाल के साथ। लिनोलिक एसिड ये एक फीड में, आमतौर पे जो फीड बनाई जाती है उसमें लिनोलिक एसिड मौजूद होता है। इस लिनोलिक एसिड को उठाने के लिए ये विटामिन B चाहिए। अगर ये विटामिन B की डेफिशिएंसी होगी, रिपीट करने लगा हूँ, अगर विटामिन B की डेफिशिएंसी होगी तो मुर्गी लिनोलिक एसिड को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं करेगी और एग साइज़ कम हो जाएगा। जिनको ये बात थोड़ी मुश्किल लग रही है ना, वो आसान तरीका ये याद रख लें कि जहाँ पे एग साइज़ का मसला हो ना, वहाँ पे भी आप आसानी से सोलो प्लस यूज़ करवाएं, एग साइज़ ठीक हो जाएगा। इसके पीछे साइंस क्या है कि विटामिन B6 खुराक में मौजूद लिनोलिक एसिड के इंजाब को बढ़ा देता है। ये बात लिख लें, मैं लिखवा देता हूँ। विटामिन B6 खुराक में मौजूद लिनोलिक एसिड के इंजाब को बढ़ाता है, जिसकी वजह से अंडे का साइज़ पूरा हो जाता है। ये जो है लिनोलिक, ये क्या काम करता है? ये अंडे का साइज़ बनवाता है। हाँ, ये जो एग प्रोटीन्स हैं ओवरी के अंदर जो बनती हैं, ये उनकी तादाद बढ़ाता है। मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा, मेरा काम ज़्यादा है, टाइम कम है। के इंजाब को बढ़ा देता है, जिससे अंडे का साइज़ पूरा हो जाता है। यार ये दोनों प्रोडक्ट यकीन माने, सोलो प्लस एल्डेक, ये दोनों मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं, बहुत कमाल के। और सबसे ज़्यादा जो है ना जी, मैं समझता हूँ जाती भी इनके साथ आमतौर पे होती है, हैं? कुछ समझते नहीं है, हैं? इसलिए मैंने आधे सवाल पूछे ना। अच्छा, ये डेफिशिएंसी, अगर ये नहीं होगा फिर क्या होगा?
सबसे पहला नुकसान जो होगा ना जी वो अनीमिया हो जाएगा। अगली चीज़ जो एंटीबॉडी रिस्पांस है, आपने वैक्सीन दी, वैक्सीन के फेलियर की एक वजह विटामिन B6 की पूरी मकदार अवेलेबल ना होना भी है। इससे आपकी वैक्सीन रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। इसलिए जब भी फ्लॉक को वैक्सीन पिलाई जाए तो वैक्सीन से पहले उसको 2-3-4 घंटे 16+ का पानी दिया जाए। इससे वैक्सीन का रिस्पांस बूस्ट करेगा। सर फर्स्ट 3 डेज में भी हाँ? फर्स्ट 3 डेज में भी छोटे चूजे में लोग वो आ रही है बात, ठीक है जी, उसमें भी दे सकते हैं जी। अच्छा जी, विटामिन सी ये पहली बात ये समझे, लोग आपसे कहेंगे साड़ी फीड जो सारा कुछ है जैसी बड़ी चंगी फीड पाने हैं, इधर तवज्जो दें। विटामिन सी का 85% लॉस हो जाता है पेल्टिंग के दौरान। जब फील्ड की पेल्टिंग की जाती है 85% विटामिन सी लॉस हो जाता है उसका। इसलिए इसको पानी में देना, इसकी सप्लीमेंटेशन करना ये ज़रूरी है। कोई बंदा आपसे रेफरेंस मांगे ना जी, ये रेफरेंस है, और कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट कोई भी डॉक्टर इसको डिनाई नहीं करेगा। ठीक है, कितना लॉस होता है जी? इसीलिए इसको पानी में रेगुलर देना चाहिए। करेगा क्या ये? सबसे पहले विटामिन सी स्ट्रेस को रिलीज करता है। अब हमारे फ्लॉक के ऊपर कब कब स्ट्रेस आती है? आप कैचिंग शुरू करवाइए, कैचिंग करने में 7 दिन लग जाते हैं, तो कैचिंग के दौरान 16+ इस्तेमाल करवाएं। फ्लॉक अपना वज़न भी लूज़ नहीं करेगा और स्ट्रेस फ्री भी रहेगा। दूसरे नंबर पे जब बीक कटिंग होती है, डी बीकिंग करते हैं लेयर की, उस वक्त इसको यूज़ करवाएं। तीसरे नंबर पे जब वैक्सीन का इंजेक्शन लगवा रहे हैं, NDIP का इंजेक्शन लगवा रहे हैं, पानी में 16+ चलवा दें। और डॉक्टर हज़ात की खुसूसी तवज्जो, विटामिन सी इंटरफेरॉन्स की प्रोडक्शन करवाता है, जो कि अल्टीमेटली वायरल अटैक में हमारे फ्लॉक को वायरस से मुकाबला करने के काबिल बनाते हैं। किस चीज़ की प्रोडक्शन करवाता है जी? इंटरफेरॉन की। ठीक है, ये वो प्रोटीन्स हैं। आपका हज़रत नाम क्या? हाँ, गुलाम शबीर साहब, ये इंटरफेरॉन्स आप सिंध से तो नहीं? अच्छा यार, सिंध तो हमारे बड़े प्यारे भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो क्योंकि वो मुझे लग रहा था सिंध से हैं। वायरल अटैक में विटामिन सी इंटरफेरॉन्स की प्रोडक्शन करवाता है, वो प्रोटीन्स जो वायरस को मारने के लिए चाहिए होती हैं। एंटीबॉडीज़ ना कहें, इंटरफेरॉन्स अलग रखें। वो प्रोटीन्स, इंटरफेरॉन्स वो प्रोटीन्स हैं जो कि वायरस को मारने के लिए चाहिए होती हैं। तो हज़रत कोई बंदा आपसे कहता है हमारी फील्ड में सारा कुछ है, तो उससे ये बताएं भाई 85% पेल्टिंग लॉस है इसका। तो अब क्या आप समझते हैं कि क्या ये फील्ड मिलों वाले इतने सही हैं कि वो जनाब 85% लॉस को कवर करने के लिए वो आजकल तो जो कॉस्ट सारी चीज़ें बीच में से माइनस। हाँ जी, विटामिन B5 ब्लड शुगर को मेंटेन करता है। और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, जब सल्फोनामाइड दिए जाएं ना जी, जब सल्फोनामाइड दिए जाएं उनके साथ 16+ को लाजमी इस्तेमाल करवाएं। क्या वजह से? क्योंकि ये सल्फोनामाइड्स को बॉडी से सिक्रीट होने में, एक्सक्रीशन में, रिटेंशन में भी सपोर्ट करेगा, एक्सक्रीशन में भी सपोर्ट करेगा। जो आपके छोटे चूजे में सीना TS के यूज़र हैं उनको आप सीना TS वाले पानी में दे सकते हैं। इसका डबल फंक्शन है, सल्फोनामाइड्स को रिटेन भी करवाता है, उनको एक्सक्रीट भी करवाता है। सर एक जो कहा जाता है कि सल्फोनामाइड्स और बी कॉम्प्लेक्स एंटागोनिस्टिक इफेक्ट आता है इनका, क्योंकि सर वो पापा इनहिबिटर्स हैं सल्फोनामाइड्स। तो सर चूँकि पापा इनहिबिटर इस तरह को थायमीन की जो सप्लाई है उसको रोक रहे होते हैं। ठीक है, तो हम 16+ दे रहे हैं, तो 16+ में थायमीन भी दे रहे हैं। ठीक है, तो ये इनका इफेक्ट फिर एंटागोनिस्टिक इफेक्ट नहीं आएगा? नहीं, ये उस सूरत में होता है जब आप
पूरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सारा दें। जिस तरह हमारी प्रोडक्ट बी कॉम्प्लेक्स, हाँ, उसको हम कहते हैं आप यूज़ ना करवाएं। ठीक है जी। देखें, ये बात ख़ास तौर पे डॉक्टर हज़रात के लिए कि जो माइक्रो न्यूट्रिशन है ये काफ़ी हद तक आपस में इंटरलिंक्ड है। एक चीज़ दूसरी की एब्जॉर्प्शन को, उसकी वर्किंग को सपोर्ट कर रही होती है। तो इसलिए किसी भी एक चीज़ की वजह से दूसरे की वर्किंग एफिकेसी या सिर्फ उसको डिक्लेयर नहीं हम कर सकते। ठीक है, इसके ऊपर मेरे पास एक पूरा पेपर भी है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन जब पढ़ोगे थे ज़ाया करना, फिर नहीं शेयर करना, क्योंकि वो मैंने परचेज़ किया है। बेसिकली शादल साहब, जो विटामिन B5 है पैंटोथेनिक एसिड, ये क्या करता है कि ये को एंजाइम ए बनवाता है और दूसरे नंबर पे ये असाइल कैरियर प्रोटीन बनाता है। असाइल कैरियर प्रोटीन। अच्छा, अगर इसका लॉस कितना होता है, पेल्टिंग लॉस, सबसे ज़्यादा महंगा विटामिन है ये। ठीक है, सबसे ज़्यादा महंगा विटामिन है और पेल्टिंग लॉस इसका 20% होता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो एम्ब्रियोनिक ब्रीडर में विटामिन B5 की डेफिशिएंसी की वजह से एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी होगी, यानी कि एम्ब्रियो बनेगा उसके अंदर, अंडे के अंदर, लेकिन टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। फोलिक एसिड, विटामिन B11 DNA बनाता है और RNA बनाता है। फिर शेख साहब, हीम किसे कहते हैं? हीम, हाँ, नहीं पता। खून में जो सुरख जरसूमा होता है ना, जिसकी वजह से खून का रंग सुरख होता है, उसको हीम कहा जाता है, जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है जी। तो वो तो जब हीम और आयरन दोनों मिल जाते हैं तो फिर वो हीमोग्लोबिन बनता है ना। तो अगर आयरन को अलहदा कर दिया जाए तो वो सिर्फ हीम रह जाता है पीछे। ठीक है। तो हमारी प्रोडक्ट में मौजूद विटामिन B11 ये हीम की फार्मूलेशन बॉडी में फार्मेशन करवाएगा और आयरन उसके साथ जोड़ के तो जो ब्लड का हीमोग्लोबिन लेवल है उसको बूस्ट करेगा। विटामिन B11 वो वाइट ब्लड सेल बनवाएगा और वाइट ब्लड सेल हमें इम्यूनिटी के लिए चाहिए होते हैं। सर ये जो आप बता रहे हैं कि रेटिनल है, आपने जाके प्रोपोगेट करना है, बार बार हमसे पूछ सकता है कि ये रेटिनल आप कर रहे हैं तो ये आप कैसे क्लेम कर रहे हैं कि आपने डाला है, इसका कोई एविडेंस वगैरह? और दो एविडेंस हैं। पहली बात तो ये है कि हम उनको इसका वो दे सकते हैं, सारा एविडेंस जो हमारे पास ड्रैब का एविडेंस है वो हम दे सकते हैं। और दूसरे नंबर पे आप फार्मर से ये कहें कि सर आप हमारी प्रोडक्ट भी लें और अदर कंपनीज की भी लें और आप खुद भी जो है वो रेटिनॉल का टेस्ट करवाएं कि इसमें रेटिनॉल है या नहीं है। मतलब वही वो थर्ड पार्टी रेफरेंस वाला काम आ जाएगा उसमें, अगर वो मिल जाए तो वो बेहतर हो जाएगा। तो ये आपको सारी चीज़ें किस सूरत में मिलेंगी? जब आप बार बार सवालात पूछेंगे। ठीक है। नहीं तो ना किसी दसवें से रेटिनॉल है वो, और ना ही इसके ऊपर हमने बात करनी थी ना। स्पेशली जो एडक है सर, उसके हवाले से ये जो रेटिनॉल वाला आपने बताया सर, ये बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि एडक पे मोस्टली आ रहा था कि रेट का इशू है ना। उसमें मैं एडक पे अभी ये बड़ा जबरदस्त एडक के लिए मैंने सिर्फ एक स्लाइड रखी है, उसी पे इंशाल्लाह ताला सारी बात आपको क्लियर करवा दूंगा। सिर्फ एक स्लाइड है एडक की। सर, ये फॉलिक एसिड B9 को भी फॉलिक एसिड करते हैं? नहीं, इधर ध्यान दें, उसको नहीं कहते। सर इस पे लिखा हुआ है B कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अच्छा जी, अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो सबसे पहला मसला ये आपने अक्सर फ्लॉग में देखा होगा, अगर आप विज़िट करें तो मुर्गियों की एक टांग जो है वो एक तरफ को निकली होती है। ठीक है। और वो ये टिपिकल फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है। दो चीज़ों, मैंगनीज और फोलिक एसिड, इन दोनों की डेफिशिएंसी ये प्रॉब्लम आती है। फिर अनीमिया होता है। और पेल्टिंग लॉस कितने हैं जी? 45%। अच्छा जी, अब ये तो थे वो सारे विटामिन्स जो कि सोलो प्लस में मौजूद हैं, जिनको हमने अभी डिस्कस किया है। ठीक है जी। इसमें दो विटामिन्स रह गए हैं, विटामिन ई और विटामिन डी। वो जब हम सुपर सीम टीएम की प्रेजेंटेशन इंशाल्लाह लेंगे तो उसमें वो दोनों विटामिन्स डिस्कस हो जाएंगे। सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ, हम जब इंटरव्यूज़ करते हैं ना तो हमारे पास नॉन टेक्निकल लोग आते हैं ना जी, उनसे पूछते हैं कि भाई
विटामिन डी का क्या काम है? वो कहता है जी ये हड्डियों को मजबूत करता है। अच्छा, एम.फिल किए हुए बंदे आते हैं, उनसे पूछते हैं भाई ये क्या करता है? अब्दुल्ला मैंने तुझसे चीज़ें पूछी ना, ना ये तो फिर काम ठीक नहीं है, इधर आओ, उठ के छोड़ो उसे, इधर आओ। अच्छा तो उनसे पूछते हैं, वो भी कहते हैं जी हड्डियों को मजबूत करते हैं। उनसे पूछते हैं कैसे मजबूत करते हैं, तो इसके ऊपर वो बात ख़त्म हो जाती है। तो बेसिकली आंतड़ी के अंदर कैल्शियम को उठाने के लिए बनती हैं कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स। ये वो प्रोटीन्स हैं, ये वो गाड़ियां हैं जिनके ज़रिए कैल्शियम आंतड़ी से खून में जाती है और हड्डियों में जाकर डिपॉजिट होती है। तो विटामिन डी बेसिकली आंतड़ी में कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन बनाता है, जिसकी वजह से विटामिन डी आंतड़ियों में कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन बनाता है, जिसकी वजह से आंतड़ी से कैल्शियम का इंतज़ाब बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आंतड़ी से कैल्शियम का इंतज़ाब बढ़ जाता है। तू जाकर उससे खेल बच्चे, पीछे ही है। अच्छा चल ठीक, आगे आ रही है बात। जिसकी वजह से आंतड़ी से कैल्शियम का इंतज़ाब बढ़ जाता है। दूसरी बात, जिसको शुगर हो गई ना जी, डायबिटीज़ हो गई, उसमें आप विटामिन डी का टेस्ट करवा के देखें, अक्सर उनका विटामिन डी कम आएगा। विटामिन डी इंसुलिन की पैदावार भी करवाता है बॉडी के अंदर। अगर विटामिन डी कम होगा, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी, तो इंसुलिन की डेफिशिएंसी भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी के साथ एसोसिएटेड है। विटामिन डी इंसुलिन की पैदावार में भी ज़रूरी है, और खुराक में मौजूद एनर्जी इंसुलिन की मदद से जुज़्वे बदन बनती है। और लिख लो यार, विटामिन डी इंसुलिन की पैदावार के लिए ज़रूरी है, और खुराक में मौजूद एनर्जी इंसुलिन की मदद से जुज़्वे बदन बनती है। एनर्जी इंसुलिन की मदद से जिस्म का हिस्सा बनती है। ठीक है जी, तो ये वो विटामिन्स थे जो सोलो प्लस में मौजूद हैं, इनको हमने डिस्कस किया है। डी और ई की तफसील सुपर सीन की प्रेजेंटेशन में इंशाल्लाह आएगी। हाँ ये अच्छा जी, अब मिनरल्स, इसमें मिनरल्स क्या क्या हैं? हामिद साहब, सोलो प्लस का स्लोगन क्या है? सोलो प्लस का स्लोगन क्या है? स्लोगन तज़ीम साहब आप बताएं। अच्छा, खरा काम में खरा, ये किसका स्लोगन है? तज़ीम साहब बताएंगे। सब कह दो, तुम ही तो हो। मज़ा हर लम्हे का, कोका कोला। तो इसका मतलब ये है कि अगर स्लोगन याद हो जाए तो प्रोडक्ट याद हो जाती है। तो इसका स्लोगन है कतरा कतरा ताकत भरा। यार समझ नहीं आती यार, जब जाके सोलो प्लस पे बात करते हैं तो बात शुरू कैसे करते हैं अगर आप स्लोगन ही नहीं बताते तो? हाशिम साहब, जो लोग नहीं, मतलब फॉर एग्जांपल जो नहीं सोलो प्लस बेच रहे, या मतलब जिनके पास प्रोडक्ट है, ये जब जाके आप सेल कॉल शुरू करते हैं तो अगर आप स्लोगन से बात स्टार्ट नहीं करते तो आप किससे बात शुरू करते हैं? सर स्लोगन उर्दू में होते हैं, जो कस्टमर होता है वो पंजाबी में बात करनी पड़ती है अक्सर। ताकत नाल भरिया सारा सोलो प्लस है, हर कतरा जेड़ा ताकत नाल भरिया है बस। हर जगह पे ना जी, अगर आप स्लोगन याद करेंगे, यकीन माने आपकी प्रोडक्ट्स की सेल बढ़ सकती है। और हर कंपनी का एक स्लोगन है, हर वो जैसा हाँ, वाले दे रहे हैं हाँ, कि इसके साइज में मत जाएं। हाँ अच्छा जी, आप बताएंगे कि उसका स्लोगन क्या है? एरिनल का। एरिनल का
है चलें। तो इसलिए भाई अपनी प्रोडक्ट स्लोगन भी आप लाजमी याद करें यार। देखो तुम यूफोन का स्लोगन याद किया, जोंग का किया, लेमन मैक्स का किया, ठीक है ना जी। तो अपनी प्रोडक्ट हैं अच्छा जी। इसमें मिनरल्स कौन कौन से हैं जी? तो जो बस टाइम शॉर्ट है। पहला इसमें मिनरल है जी सोडियम। ये क्यों चाहिए? सबसे पहली बात, जिस्म में जो स्टमक की वर्किंग है उसको सपोर्ट करने के लिए सोडियम की रिक्वायरमेंट होती है। मैदे की वर्किंग को सपोर्ट करने के लिए सोडियम चाहिए। हार्ट और मसल, दिल और जिस्म में मौजूद बाकी मसल की वर्किंग के लिए सोडियम चाहिए। नर्व की ट्रांसमिशन के लिए, नर्व इम्पल्स को दिमाग की बेहतर कारकर्दगी के लिए सोडियम की ज़रूरत है, और बाकी मसल्स। अच्छा, अगर डेफिशिएंसी होगी सोडियम की फिर क्या होगा? देखिए ये तो हर चीज़ की डेफिशिएंसी में ये बात आएगी, रिटार्टेड ग्रोथ, पुअर FCR, कम वजन, अंडे कम आएंगे, ये हर में है। मैंने यहाँ पे सिर्फ टिपिकल डेफिशिएंसी लिखी है, ठीक है जी। तो पहली बात, अगर सोडियम की डेफिशिएंसी होगी तो भूख कम लगेगी। अगर खाने में नमक ना डालें सिर्फ, बाकी सारा कुछ हो, तो क्या कोई बंदा सालन खा सकता है जी? खाता है अच्छा, दूसरी बात ये है कि सोडियम की डेफिशिएंसी से जो कैनिबलिज्म है, जो लेयर में वो वाला मसला जिसमें मुर्गियां एक दूसरे को काटती हैं, कैनिबलिज्म का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, उसमें भी आप 16 प्लस यूज़ करवाएं। अगला है जी आयरन। दूसरी इसमें जो चीज़ है वो आयरन है। तो आयरन जो है ये 2 प्रोटीन खून की बनवाता है, ब्लड सेल्स की। खून जो है ना, ब्लड, ये 2 हिस्सों का मजमूआ है। एक इसमें पानी होता है, ठीक है, आम ज़बान में, या लिक्विड होता है, और दूसरा इसमें ब्लड सेल्स होते हैं। तो जो ब्लड सेल्स की 2 प्रोटीन वो आयरन से बनती हैं, मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन। और सीरम की 2 प्रोटीन, जो खून में मौजूद जो पानी है उसकी 2 प्रोटीन, फेरिटिन और ट्रांसफेरिन, ये दोनों आयरन से बनती हैं। तो अगर आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो ओवरऑल जिस्म में खून की कमी हो जाएगी, और खून की कमी के साथ बाकी सारे फंक्शन मुतासर होंगे। अच्छा, वो कौन कौन सी डिजीज़ है मुर्गियों में जिसमें ब्लड लॉस होता है? कॉक्सी है, बोलें शाबाश, गम्बोरो है, और जी अनीमिया में, और जी। तो इन सारी बीमारियों में, खास सिर्फ कॉक्सी छोड़ के बाकी सारी बीमारियों में आप बीमारी के दौरान भी 16 प्लस इस्तेमाल करवाएं, उसके बाद भी, और कॉक्सी में ब्लड ठीक होने के बाद 16 प्लस इस्तेमाल करवाया जाए। बीमारी के दौरान नहीं यूज़ करवाना, ठीक है। उसकी क्या वजह है ये कोई मालूम करना चाहते उसके लिए, अगर ये डेफिशिएंसी होगी आयरन की, अगर डेफिशिएंसी होगी तो अंडे के अंदर एम्ब्रियो 9 से 15 दिन की उम्र में मर जाएगा। तो ये ब्रीडर पे जब आप जाते हैं तो ये बातें उनके साथ आप कर सकते हैं ना। ये डेड इन चिक्स ब्रीडर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। डेड इन चिक्स भी इसको हम सब कहते हैं। डेड इन चिक कहते हैं कि अगर तो चूज़ा पूरा बन गया और अंडे के अंदर मर गया है तो ये है डेड इन चिक, और अगर कुछ दिनों का बन के मरा है तो ये है एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी, ठीक है। अगला है जी कॉपर। हमारे जिस्म में जितने काम भी सारे अंजाम दिए जा रहे हैं वो 2 तरह के केमिकल्स हैं जो सारे काम करते हैं। एक हैं हार्मोन और दूसरे हैं इंजाइम्स। हार्मोन और इंजाइम। इंजाइम भी आगे बहुत सारी किस्में हैं, लाइपेज, एमाइलेज, पेप्सिड, बहुत सारी हैं। तो जो कॉपर है ये जिस्म में बहुत सारे इंजाइम्स, मोर देन 20 इंजाइम्स हमारी बॉडी में ऐसे बनते हैं जो कॉपर की मौजूदगी से बनते हैं, जिनको बनाने के लिए कॉपर चाहिए। बर्ड में भी
शादल साहब, जो एमिलेज बर्ड में होता है ना, वही एमिलेज ह्यूमन में भी होता है। बहुत जो टेस्टोस्टेरोन बर्ड जो ही ह्यूमन चाहिए। खाकरवार साहब और किसी बात पे नहीं हंसे, सिर्फ टेस्टोस्टेरोन पे हंसे हैं। सर हम एक बात हैं? अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। इसी तरह जो आयरन की अब्जॉर्प्शन है, अगर आप आयरन दे भी रहे हैं तो कॉपर की डेफिशिएंसी है तो आयरन भी अब्जॉर्ब नहीं होगा। दिमागी अफ़ाल को बेहतर तरीके से सरअंजाम देने के लिए भी कॉपर की ज़रूरत है। अगर अब नॉर्मल एग्स आ रहे हैं, एक मिनट बेटा, एंड पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? अपना क्वेश्चन लिख लो, बताओ क्या है। ब्रीडर सिर्फ ब्रीडर में नहीं है, मैं ब्रीडर को इसलिए फोकस कर रहा हूँ यहाँ पे कि आप लोग ब्रीडर पे जाते नहीं हैं। ब्रायलर पे तो हर बंदा जाता है, ब्रायलर पे लेयर और ब्रीडर को मैंने यहाँ पे ज़्यादा जोर दिया हुआ है, ठीक है? हैं? उसमें एनीमिया होगा, लेयर में एनीमिया होगा तो अंडों की पैदावार कम होगी, ठीक है? अच्छा जी, कॉपर डेफिशिएंसी की वजह से अब नॉर्मल एग्स आएंगे, एग साइज़ भी पूरा नहीं होगा, एग शेप भी ठीक नहीं होगी। तो अगर किसी जगह पे अब नॉर्मल एग्स हैं, आप गए हैं एग रूम में, चोरी सामने पखा लाया, उसी बैठे उसी अंडे पे हैं, वहाँ पे मिस शेपन एग हैं, तो आप वहाँ पे 16+ पे बात करें। कैल्शियम, ये भी एंजाइम्स के लिए चाहिए। जो दिल की धड़कन है, एक तो वो बेगम साहबा के कंट्रोल में होती है ना, दूसरा साथ में कैल्शियम के कंट्रोल में भी होती है। हैं सिकंदर साहब खसूसी है सेने? अच्छा है, अच्छा ठीक है जी। तो नहीं, मोबाइल में तो वैसे होती है ना, कंट्रोल जिससे होती है, ठीक है जी। हाँ उनकी कंट्रोल में नहीं है, वो हर वक्त धड़कन ज़्यादा हो जा रही होती है। अच्छा, धड़कन को कंट्रोल करने के लिए। हाँ जी। दूसरा जो नर्व ट्रांसमिशन है, जो असाबी निज़ाम है, दिमागी निज़ाम, उसके लिए कैल्शियम की ज़रूरत है। और एक का तो सबको ही पता है कि हड्डियों की मजबूती के लिए भी कैल्शियम चाहिए। दूसरा क्या था? डॉक्टर साहब कैल्शियम हमारे हाइड्राबिट में भी है, उसमें भी हाइड्राबिट में कैल्शियम हाँ है ठीक है। अच्छा, ये कैल्शियम डेफिशिएंसी अगर होगी तो, इसलिए मैंने देखो अपने प्रेजेंटेशन का नाम, मैंने ये प्रोडक्ट का नाम नहीं रखा, बल्कि मैंने माइक्रो न्यूट्रिशन नाम रखा है, ठीक है जी। तो इसमें लेग क्वालिटी ख़राब होगी, हड्डियाँ कमज़ोर होंगी, टांगें कमज़ोर होंगी, और एग क्वालिटी भी डिस्टर्ब होगी। शायद साहब यार टाइम ज़रा बता दें मुझे। 25 मिनट रह गए हैं। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं अब्दुल साहब? अच्छा, पोटासियम जी, पोटासियम इसमें दिल के फंक्शन के लिए चाहिए और गुर्दों के फंक्शन के लिए भी चाहिए पोटासियम। इसके अलावा एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के लिए भी चाहिए। अगर पोटासियम की डेफिशिएंसी हो तो सबसे पहले हीट स्ट्रेस का मसला आपको फेस करना पड़ेगा। डॉक्टर नासिर साहब, आप बताएं हीट स्ट्रेस के पोस्टमार्टम लेजन क्या है? जब बर्ड खोलेंगे उसका मतलब मीट जो वाइट हो जाता है। हाँ, बर्ड्स खोलेंगे ना जब, उसका जो मीट है वाइट कलर का हो जाता है। जी तजीम साहब। एक तो उसका कलर पेल हो जाएगा और दूसरा सर उसका जो हार्ट है ना उसमें ब्लड होगा। जी डॉक्टर साहब। डिहाइड्रेटेड बर्ड होगा, दूसरा सर उसके जो लंग्स होंगे सर, एयर्स है जो सैक्स बने वो ब्रोकन होंगे, और सर जो लीवर होगा उसका कलर चेंज हो जाएगा। ये सारी अलामत होंगी, ठीक है, और साथ में आप वाली अलामत भी होगी। तो फिर ये जो है वो, क्योंकि बाज़ का गंभोर में जब बर्ड मरता है ना, तो उस वक्त वो ज़मीन पे बैठा रहता है, उस वक्त भी उसका कलर जो है ना जी वो सफ़ेद हो जाता है। तो आपने उस वक्त कंफ्यूज नहीं करना कि ये जो है ये हीट स्ट्रेस है।
ठीक है, आपने बाकी ये सारे साइंस कंफर्म करने हैं, फिर आपने ये देखना है कि हाँ यार ये अब हीट स्ट्रेस की तरफ है। अक्सर लोग हीट स्ट्रेस को एड्रेस नहीं करते, एंटीबायोटिक ठोक देते, जब नहीं ना समझ आती कोई भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे देते हैं। सर एक दफा ऐसे हुआ था कि एक फार्म में मुझे बुलाया तो कहते जी मुझे को बुखार है। सर मैं गया तो उन्होंने फ्लोरफेनिक को स्टार्ट किया हुआ था, तो सर मोर्टेलिटी को शूट कर सर ये बर्ड बोला वो सर हीट स्ट्रेस वाला बर्ड था। सर एंटीबायोटिक बंद करवाई, विटामिन सी और इस तरह की चीज़ें ऐड की तो सर मोर्टेलिटी रुक गई। ठीक है जी। अच्छा ये जिंक, ये मेरा सबसे फेवरेट जो है वो मिनरल है जिंक। जब मैं इंशाल्लाह पीएचडी करूँगा फिर मैं जिंक के ऊपर करूँगा। अच्छा जी, हमारे जिस्म में या ओवरऑल बॉडी में मोर देन 60 एंजाइम, 60 से ज़्यादा एंजाइम जिंक की वजह से बनते हैं। फिर ये इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। अभी आपको पता है ना कोरोना में डॉक्टरों ने बार बार जिंक की गोलियां लिख के दी हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स को भी जिंक का रिकमेंड किया जाता है। इसमें ये जिंक इम्यूनिटी में क्या रोल प्ले करता है, ये एक लाइन में लिखवाने लगा हूँ। जिंक से थाइमोसिन बनता है, जिंक से थाइमोसिन बनता है, ये लिखा हुआ है थाइमोसिन। जिंक से थाइमोसिन बनता है जिससे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी पैदा होती है, या जिससे इम्यूनिटी पैदा होती है, सिर्फ इतना लिख लें। जिंक से जिंक इंसुलिन भी बनवाता है और टेस्टोस्टेरोन भी बनवाता है। हाँ जी, जिंक से इंसुलिन भी बनती है और टेस्टोस्टेरोन भी बनता है। अगर बॉडी में जिंक पूरा है और विटामिन ए का लेवल ड्रॉप हो गया, विटामिन ए कम हो गया, तो जिंक ऐसा ज़बरदस्त मिनरल है कि ये लीवर से विटामिन ए रेटिनॉल लेके ब्लड में भेज देगा। अगर ये नहीं जिंक की डेफिशिएंसी है तो क्या होगा जी, सबसे पहले इम्यूनिटी ख़राब होगी, हड्डियाँ कमज़ोर होंगी, फिर जिंक कम होगी जी। ठीक है जी। हाँ क्या पुअर इम्यूनिटी। अच्छा जी, अब है इसका लास्ट हिस्सा। सोलो प्लस में 3 चीज़ें हैं। पहले हैं इसमें विटामिन्स, उनके बारे में आपको बताया, हर एक विटामिन के बारे में। दूसरे नंबर पे हैं मिनरल्स, उनके बारे में बताया है। और तीसरे नंबर पे अब बारी आ जाती है अमीनो एसिड्स की। तो यार ये अब लास्ट टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी तवज्जो से सुनना है। इसमें है जी एलानिन, ये आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह, इसको बस समझ लें, इसको नोट ना करें, ये मिल जाएगा। अगर कोई बात हुई तो मैं कहूँगा ये लिख लेना। एलानिन जो है ये जो हमारा दिमाग है ना जी, उसको जिस एनर्जी की ज़रूरत होती है, दिमाग को एनर्जी की जिस शक्ल में ज़रूरत होती है, जिस अमीनो एसिड की फॉर्म में ज़रूरत होती है, वो एलानिन है। तो इससे जो दिमाग की कारकर्दगी है वो बेहतर होती है। दूसरे नंबर पे अर्जिनिन, इससे भी दिमाग की कारकर्दगी बेहतर होती है और ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होती है। अस्पार्टिक एसिड, ये हार्मोन्स की पैदावार करवाता है और दूसरे नंबर पे ये इम्यून रिस्पांस को सपोर्ट करता है। सिस्टीन, ये एंटीऑक्सीडेंट भी है और जिस्म से जो फ्री रेडिकल, स्ट्रेस की वजह से जो फ्री रेडिकल बनते हैं, ये उनको भी क्लियर करता है। अगला मेरा सबसे फेवरेट अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड, ये हमारी और किस प्रोडक्ट में जिसे पूछो वो बताए, जिससे पूछो वो बताएगा, डॉक्टर नासिर साहब बताएंगे। ग्लूटामिक एसिड हमारी और किस प्रोडक्ट में मौजूद है? आपसे भी नहीं पूछना, सिकंदर साहब से भी नहीं पूछना। क्यों जी तजीम साहब? शाबाश। न्यूट्रीप्लेक्स में भी जो है वो ग्लूटामिक एसिड है। इसमें जो ग्लूटामिक एसिड है, इससे फीड इनटेक को सपोर्ट मिलती है। किसी भी बीमारी में अगर फीड इनटेक ब्लड में ड्रॉप की हुई, आप उसको ग्लूटामिक एसिड की सप्लीमेंटेशन दें, वो फीड खानी शुरू कर देगा। हैं किसी वजह से भी है। इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है और सेल सिग्नल को इन्हांस करता है। ग्लाइसिन है,
जिसमें प्रोटीन की प्रोडक्शन करवाता है। हिस्टाडीन है, हीमोग्लोबिन बनाता है जिससे ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट बढ़ जाती है। आइसोल्यूसिन है, ये भी हीमोग्लोबिन बनवाता है। ल्यूसिन है, ये प्रोटीन बनवाता है। लाइसिन और मिथायोनिन, ये दो वो अमीनो एसिड हैं जिसकी वजह से वो कहते हैं ना कि मुर्गी का जनाब सीना भारी होना चाहिए, तो ये लाइसिन और मिथायोनिन, इन दोनों की वजह से जो ओवरऑल जिसमें गोश्त की पैदावार है, मसल्स की पैदावार है, वो बढ़ जाती है। फिनाइल अलानिन, ये प्रोटीन भी बनवाता है और सेल सिग्नल जब भी बर्ड बीमार होता है ना, उस वक्त सारी बॉडी ने अपने आप को 1 यूनिट के तौर पे रन करना होता है, तो उसके लिए ये ज़रूरी है। अगली बात, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसमें प्रोलीन है और है कितना जी? आपने मुझे मार्केट से कोई एक प्रोडक्ट दिखानी है जिसमें प्रोलीन इस क्वांटिटी में हो, कोई एक प्रोडक्ट नहीं आपको मिलेगी। और प्रोलीन ऐसे है जैसे जिस्म में ज़ख्म हुआ और आपने फ़ौरन वहाँ पे सीमेंट लगा दिया, ये काम ये करता है वाउंड हीलिंग में, ज़ख्मों को मुंतमिल करने में प्रोलीन का ये फंक्शन है। तो अब किस किस बीमारी में वाउंड्स होते हैं जी, बोलते जाएं। H9, माइकोप्लाज्मा, IB, ND, गंभोरो, तो इन तमाम जिस बीमारी में जिस्म में ज़ख्म बनते हैं उसमें आप सोलोप्लास को यूज़ करवा सकते हैं। उसके बाद थ्रियोनिन है, ये नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करता है। ट्रिप्टोफैन है, ये सेरोटोनिन बनाता है। ट्रिप्टोफैन का फंक्शन किससे पूछा था मैंने? हाँ, तो ये सेरोटोनिन, ये मूड का हार्मोन है, इससे इंसान का मूड, मुर्गियों का मूड बेहतर होता है, ठीक है। तो साथ में ये लीवर फंक्शन को सपोर्ट करता है। टायरोसिन है, ये फीड इनटेक को सपोर्ट करता है। और वेलिन है, ये वेलिन और प्रोलीन, ये दोनों मिलके तो ये वाउंड हीलिंग को, ज़ख्मों को मुंतमिल करने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। इसको इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे जी। तो सोलोप्लास को किस किस मकसद में हम इस्तेमाल करवा सकते हैं ना, ये तो सारी आपके पास इन्फॉर्मेशन आ गई। अब इस इन्फॉर्मेशन को आपने सेल जनरेट करने में कैसे यूज़ करना है, इससे सेल कैसे लेनी है। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है ना जी, अगर आप जाते हैं ना, अल्लाह ताला हम सबको सेहत दे, तो अगर इंसान बीमार हो और स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाए ना, तो वो आम तौर पे जितने भी उसकी चीज़ें होती हैं ना, कॉजेज़ होते हैं, वो उन सब को एड्रेस करता है। वो कोई भी क्योंकि मैंने 2-4 दफ़ा एक स्पेशलिस्ट की और एक आम MBBS डॉक्टर की ना जी पर्ची को बड़ी तवज्जो से पढ़ा है ना, तो उसमें जो स्पेशलिस्ट होता है वो कोई भी लूज़ पोल छोड़ता नहीं है, जिसमें कोई शक होता है कि ऐसे ऐसे हो सकता है जी, तो वो उन सबको ट्रीट करता है और हम जल्दी मतलब ठीक हो जाते हैं। जो MBBS डॉक्टर है वो इस चक्कर में कि यार अच्छा ठीक है ये वो कुछ चीज़ें छोड़ देता है, वो देर लग जाती है। तो इसलिए आप अपने प्रेस्क्राइबर्स को ये बताएं कि जहाँ पे एंटीबायोटिक्स लिखना ज़रूरी है, वहाँ पे जिस्म को ओवरऑल सपोर्ट करना भी ज़रूरी है। तो इसके लिए आप सोलोप्लास को इस्तेमाल करवा सकते हैं। और जितने अच्छे प्रेस्क्राइबर हैं वो मल्टीविटामिन और एडिक ये आमतौर पे अपनी पर्ची में लिखते भी हैं। जो होते हैं ना जी मतलब बायस्ड होते हैं, साढ़े फीड जी सारा कुछ है, वो आमतौर पे एडिक नहीं लिखेंगे या सोलो, हालांकि वो उनकी गलत अप्रोच है। वो उन्होंने फीड की कमी की वजह से नहीं लिखना होता, बल्कि बीमारी की वजह से लिखना होता है कि फीड में तो सारा कुछ है लेकिन बर्ड को वो सारा कुछ नहीं मिलेगा। दूसरे नंबर पे ड्यूरिंग एंड आफ्टर वैक्सीन के शुरू और बाद में इसको लाजमी इस्तेमाल करवाएं। कोई भी ऐसी बीमारी जिसमें आंतड़ी टूटी हुई हो, आंतड़ी ख़राब है, तो इसमें आप सोलोप्लास को इस्तेमाल करवाएं। छोटे चूज़े में लाजमी इस्तेमाल करवाया जाए और जो बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं और जो फर्स्ट वीक का वेट है उसमें तकरीबन कोई 11% तक जो है वो वेट में इजाफा मिलता है 3 से 5 दिन चलाएं। अच्छा जी,
लेयर में कितने घंटे 12 घंटे। लेयर में जो इसको इस्तेमाल करवाएं जी समर में ख़ास तौर पे फीड इनटेक को सपोर्ट करने के लिए। अच्छा, फिर ब्रीडर में हैचेबिलिटी और फर्टिलिटी के लिए। और जब फीड में माइक्रोटॉक्सिन होते हैं ना जी, आपको अगली बड़ी मज़े की बात बताता हूँ। जब फीड में टॉक्सिन्स हों उस वक़्त सबसे पहले जो चीज़ मुतासर होती है जिसकी बायो अवेलेबिलिटी वो वाइटामिन है, और दूसरे नंबर पे अमीनो एसिड्स हैं। फीड में टॉक्सिन कैसे आती है? फीड में टॉक्सिन आती है कि अगर नमी ज़्यादा है फीड में, वो पुरानी पड़ी हुई है, या कोई टॉक्सिन वाली मकई इस्तेमाल हुई है। ठीक है, डॉक्टर साहब ये जब वो पैकेट बनते हैं तब वो नहीं ख़त्म होती? नहीं ख़त्म होती, अच्छा, डॉक्टर नहीं कर नहीं। ठीक है जी, तो इस सूरत में भी आप सोलो प्लस को यूज़ करवा सकते हैं जी। तो सोलो प्लस के मुतल्लिक़ अगर किसी भाई का कोई सवाल है वो पूछें, फिर मैं 2-3 बातें एडिक में बतानी है और ख़त्म। जनाब सर इसकी मैक्सिमम डोज क्या इस्तेमाल होगा? एक में वैसे 1/3 है सर इसका। 1/3 में बेहतरीन काम करता है, इससे नया काम ना करें लोग। इससे मैरिक्स पे यूज करवा सकते हैं? मैरिक्स या लिकोसिस पे। हाँ जी, हो सकता है यूज़। सर ऑलरेडी लिवर पे स्ट्रेस होगा। नहीं, ये लीवर को सपोर्ट करता है। इसमें सारी चीज़ें मैंने आपको वो अमीनो एसिड बताए हैं जो लीवर को सपोर्ट कर रहे हैं। इससे लीवर पे स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। लीवर पे स्ट्रेस, बात सुने जनाब तवज्जो से, लीवर में स्ट्रेस उस सूरत में पड़ेगा जब आप ग्लूकोज देते हैं, ठीक है, या आप कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा देते हैं, इससे उसको सपोर्ट मिलेगी। ग्लूकोज वो जो मतलब राशि, हाँ जी, लीवर पे। हाँ जी। और जी ठीक है जी। अच्छा, अब जनाब एडिक के ऊपर जी, एडिक। अच्छा, एडिक को समझने के लिए ना सिर्फ ये एक स्लाइड आपने समझनी है, उसके बाद बात जो है ना जी वो ख़त्म। ये जनाब स्टार्टर, ग्रोअर और फिनिशर, ये 3 ही ब्रायलर में फेजेस होते हैं। मैं सिर्फ ब्रायलर को डिस्कस कर रहा हूँ, अगर आप अलहदा से लेयर और ब्रीडर को करना उसको भी हम कर देंगे इंशाल्लाह। ब्रायलर स्टार्टर में कॉब ये कहता है, कॉब जो कंपनी है जो ब्रायलर का ब्रीडर सेल करती है, वो ये कहती है कि जो ब्रायलर स्टार्टर है, आप में से किसी ने ये स्लाइड पहले देखी हुई है जी? नहीं देखी। अच्छा, कि ब्रायलर का जो स्टार्टर फेज़ है उसमें कॉब की रिकमेंडेशन ये है, कॉब ने 2008 में अपनी ये रिकमेंडेशन दी थी, उसके बाद इन्होंने रिवाइज़ नहीं की। यही है कि विटामिन ए आप दें 13,000 से लेके 14,000 इंटरनेशनल यूनिट। कितना विटामिन ए आपने देना है जी? 13,000 से 14,000 इंटरनेशनल यूनिट आप विटामिन ए दें पर केजी ऑफ ड्राई मैटर ऑफ फीड। ये पर केजी किसने कहा? हाँ, ये आप सिर्फ इतना याद रख लें, अभी पर केजी वाले चक्कर में ना पड़े, ठीक है। ये डोज उसको देनी है विटामिन ए की। डोज किस तरह बर्ड के हिसाब से? भाई आप इतना भी याद रख लोगे ना और जाके बताओगे, मैं आपकी मेहरबानी समझूंगा, ठीक है। ये डॉक्टरों के लिए कह रहा हूँ कि ये उनकी रिकमेंडेशन है, पर केजी ऑफ ड्राई मैटर ऑफ फीड, ठीक है, पर केजी ऑफ ड्राई मैटर ऑफ फीड। बाकी लोग ना याद रखें, सिर्फ डोज का समझें, ठीक है। रॉस ये कहता है कि आप 11,000 से लेके 12,000 तक दें, जो रॉस की रिकमेंडेशन है ब्रायलर स्टार्टर में। हब्बड़ ये कहता है कि आप 15,000 दें। DSM विटामिन बनाने वाली एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो ये कहती है कि आप 11,000 से लेके 15,000 तक दें स्टार्टर फीड में, स्टार्टर फेज़ के दौरान, ठीक है, छोटे चूजे में। अच्छा जी, इसी तरह ये विटामिन डी का ये कहते हैं जी कि कॉब कहता है 5,000 दें, रॉस भी 5,000, हब्बड़ 3,000 और DSM कहता है कि 3,000 से लेके 5,000 तक दें। विटामिन ई के ऊपर आए तो कॉब कहता है जी कि 80 दें, और रॉस कहता है कि 75 दें, और हब्बड़ कहता है कि आप 50 से 100 दें, और DSM कहता है कि 150 दें, ठीक है जी।
ये मैं इन सिर्फ अभी तक मैं एडिक को डिस्कस नीचे वाले नहीं अभी मैंने डिस्कस करना चाहता, सिर्फ एडिक के ऊपर आप फोकस करें। बात समझ आ रही है? समझ आ रही है जी बात? ये रिकमेंडेशन है कि इतने विटामिन ब्रॉयलर को चाहिए, इतने आपने उसको देने हैं। फिर आप आ जाएंगे ग्रोअर फेज में, तो ये कॉप की रिकमेंडेशन है जी 11 से 12,000, 5,000, 60 और 4 जी। ये रॉस की है, ये हबर्ड की है, ये DSM की है। फिर फिनिशर का है, ठीक है, ये विटामिन ए, ये डी, ये ई, ये के, ये इन सब की रिकमेंडेशन है, ठीक है। इस रिकमेंडेशन के मुताबिक आपने अपने फ्लाग को एडिक देना है। थर्ड पार्टी मतलब फार्म फिनिशिंग पे, मतलब फार्म के ऊपर ओवरऑल टोटल, ठीक है जी। सर यानी कि ये तो फिनिशिंग में जो इसकी डोज रेट है बढ़ रही है हमारी। यार आप अभी इस बात को आप समझे, मैं उस पर आने लगा हूँ, थोड़ा सा रखो होल्ड, ठीक है जी। अब आप सारे अपने अपने कैलकुलेटर निकालें। और कैलकुलेटर में लिखें जी विटामिन ए, और विटामिन ए ना लिखें, सिर्फ लिखें 2 और उसके साथ सिफरें लगाने शुरू करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 करोड़ लिखें। 7 आते हैं, 1, 2, 3 नहीं 6 सिफरें लगाने हैं, 3 और 3 6 कई दई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, हाँ जी 20 लाख लिखना है। लिख लिया जी 20 लाख। आपके एडिक की क्या डोज है? एक 20 में है, तकसीम करें इसको 20 पे, 1 लाख। विटामिन ए ये इन सब में से जो कहता है कि सबसे ज़्यादा दे, मैं उसकी रिक्वायरमेंट उठाने लगा हूँ। 15,000, 15,000, ये 15,000, ठीक है। और आप अगर एक 20 में भी यूज़ करवाते हैं तो बर्ड को कितना विटामिन ए मिल रहा है? 1 लाख। रिकमेंडेशन क्या है? 15,000। तो मेरी राय के मुताबिक अगर आप इसको 1 40 की डोज में भी यूज़ करवाएंगे ना, प्रोडक्ट काम करेगी, ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर साहब इसी वजह से आपने उसकी डोज रिवाइज की है? ये मैं वो जमात में जाने से पहले मैं कह गया था कि इसको आप ना जी इसको करें सारा ना, इसको चेंज करें, इसकी डोज जो है, पेपर के रिसर्च पेपर के ऊपर जो ये, ठीक है। कोई बंदा आपसे बात करे, आप उसको इस बुक का रेफरेंस दें। आदर साहब ये भी प्लीज शेयर करनी है, ठीक है जी। समझ आ रही है बात? ये कितने एमजी बनते हैं वैसे? यार उसमें अभी उसका फ़ायदा कोई नहीं अभी डिस्कस करने का, ठीक है। अच्छा जी, विटामिन डी समझ आ गई है बात की? समझ आ रही है? जी सर। अब आपने ये करना है कि आपने जो कंपेटिटर आपका फार्मूलेशन दे रहा है ना, आपने उस फार्मूलेशन को भी ज़्यादा स्टडी करें। हम बताते हैं हमारा विटामिन ए रेटिनॉल है, उससे पूछे तुम्हारा विटामिन ए क्या है? लब्धा 12-14 बस बात नहीं, बाकी नहीं। और फिर आपने देखना है क्या वो इस रिकमेंडेशन को फुलफिल करता है। हजरात अच्छा ग्लोर में जी 15,000 मैक्सिमम है। विटामिन डी पे आए जी। यार ये तो आपके ही ब्रोशर है, आपके पास पहले नहीं है ये विटामिन डी। ये विटामिन D3 है, ये विटामिन डी नहीं है। हमारे एडिक में जो विटामिन डी है वो क्या है? D2 जो होता है वो भी, उसकी बात सुपर सीरीज में मैं करूँगा, अभी टाइम कम है इंशाल्लाह। विटामिन D2 इज़ इक्वल टू विटामिन D3 इन लार्ज एनिमल्स। बड़े जानवरों में D2 हो या D3 हो, दोनों बराबर समझे जाते हैं। लेकिन पोल्ट्री में विटामिन D3 इज़ 10 टाइम ऑफ विटामिन D2।
विटामिन डी 1 होगा ना तो विटामिन D3 को 10 से ज़्यादा देंगे, विटामिन डी 10 टाइम्स ऑफ विटामिन D2। 5 मिनट रह गया ना, लिखें जनाब 20 लाख 20 लाख तकसीम 20 1 लाख। रिकमेंडेशन क्या कह रही है, कितना दें? तो चाहे आंतड़ी टूटी हुई है, जितनी मर्जी डिजीज़ है, कुछ भी है, तो उसकी अब्जॉर्प्शन जितनी भी कंप्रोमाइज है उसको पूरी डोज मिल जाएगी। हैं? नहीं होगा, क्योंकि आपने 24 घंटे तो नहीं चलाना, 8 घंटे चलाना होता है, हर टाइम तो नहीं चलाना, 3-4 दिन चलाना है, ठीक है। विटामिन ई रिकमेंडेशन पे आए 80, 75, 100, 150 से 300। हम सबसे ज़्यादा लेते हैं जी, 300 हम समझ लेते हैं। लिखें जी 6000, हाँ जी 6000 तकसीम 20, 300 मैक्सिमम रिकमेंडेशन भी पूरी हो रही है। जी सर। रॉस की कितनी है जी? रॉस कहता है 75 दें, हब्बर्ड कहता है 100 दें, कॉप कहता है 80 दें। जिसने सबसे ज़्यादा बताया उसने 300 बताया है, ठीक है जी। विटामिन के पे आए जी, विटामिन के कह रहे हैं 3 से 4 यूनिट देने हैं, 5000 तकसीम 20 करें 250। वो 5 कह रहे हैं, आप 250 दे रहे हैं। तो यार आप भी अगर आप कहेंगे इसकी एडर की समझ नहीं आती तो फिर मर्जी है तुम्हारी हूँ। तो इसके मुतल्लिका किसी भाई की कोई बात है तो वो पूछ लें जी। कौन से? एडक हीट स्टेबल की ज़रूरत आपको उस वक्त पड़ेगी जब आपने पेल्टिंग करनी है। आपने तो उसको पीने वाले पानी में डालना है जिसका टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इधर डल्ले से यूज़ करवाएं। किस में? फील्ड में? नहीं, फील्ड में ना डलवाएं, पानी में डलवाएं, ठीक है जी। चलें, कोई क्वेश्चन है सोलो प्लस एडक के मुताबिक तो पूछ सकते हैं जी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत ही कीमती बातें सोलो प्लस एडक के मुताबिक आज हमें बताई, जो वाकई में पहले नजर आए नहीं पड़ी हुई थी। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जुम्मे की नमाज का एहतमाम